नमस्ते, नमस्कार। वेलकम टू द पॉडकास्ट। आज की पीढ़ी पहले से ज़्यादा इन्फॉर्म्ड है पर उससे भी अधिक कंफ्यूज्ड है। हम बहुत कनेक्ट रहते हैं पर बिल्कुल भी ग्राउंडेड नहीं हैं। हम बहुत अधिक खाते हैं पर उससे भी अधिक आज बीमार हैं। अलग अलग सभ्यताओं में एक जैसे कारण दिख रहे हैं तो समस्या इंडिविजुअल नहीं स्ट्रक्चरल है। सभ्यताएं सिर्फ मॉन्यूमेंट या साम्राज्य नहीं, वह लय है। वह ये तय करती हैं कि हम क्या याद रखते हैं और कैसे जीते हैं। नमस्ते, आज हमारे साथ हैं हमारे गेस्ट वैभव कुमरेश जी, जो जम्बूद्वीप महागाथा एपिक के राइटर हैं और मिलिटेरियन मूवमेंट के फाउंडर भी हैं। आज हम आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे और जानेंगे कि कैसे आर्किटेक्चर ऑफ सिविलाइजेशनल कोलैप्स उसकी पटकथा लिखी जाती है। मेरा सबसे पहला क्वेश्चन आपसे है कि सभ्यता की निरंतरता को कैसे नष्ट किया जाता है। देखिए, सबसे पहले आपको जानना होगा सभ्यता क्या है। हमारे पीढ़ियों का ज्ञान जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ट्रांसफर होता है, हमारे जीवन जीने का तरीका, हमारी भाषा, जीवन शैली, संस्कृति, सब इसी के अंग हैं। वही सभ्यता को जीवंत रखते हैं। और कोई भी सभ्यता हो, चाहे वो भारतीय सभ्यता हो या इजिप्शियन सभ्यता हो या माया हो, सारी सभ्यताएं दो चीजों पर टिकी रहती हैं। और वो स्तंभ क्या है? पहला स्तंभ है हमारी स्मृति, जो हमारी सामूहिक स्मृति है। एक परिवार अपने बेटे को ट्रांसफर करता है, समाज आने वाली पीढ़ियों को ट्रांसफर करता है। और दूसरा स्तंभ है हमारा अन्न। जब इन दोनों के साथ छल होता है तो कोई भी सभ्यता ढह जाती है। जरूरी नहीं है किसी भी सभ्यता को नष्ट होने के लिए कि उसे पूरी तरीके से मिटा दिया जाए, लेकिन अगर सिर्फ स्मृति को मिटा दिया जाए और अन्न को मिटा दिया जाए तो वो लोग रहकर भी, माने अगली पीढ़ी जीवित है लेकिन जीवित होकर भी वो जो सभ्यता कई हजारों सालों से चली आ रही है वो नष्ट हो जाती है। यानी हम ये समझेंगे कि माइंड मसल मेमोरी हमारे संस्कार हैं और हम क्या खाते हैं और क्या याद रखते हैं, ये हमारी सभ्यता के आधार स्तंभ। बिल्कुल। देखिए, जो हमारी स्मृति है वो कौन सा तल है? हमारे मन का तल है ना। और जो हमारा भोजन है वो हमारे स्वास्थ्य का तल है। अगर हमारे मन को बदल दिया गया, कोई व्यक्ति को आपने देखा होगा कि उसको मेमोरी लॉस हो जाता है, शुरुआत से उसे कोई नई चीज सिखानी पड़ती है या ब्रेन वॉश कर दिया जाता है किसी का, तो उसके पास अब नए विचार आ गए तो वो इस सभ्यता से उसकी कनेक्टिविटी जो थी, जो पाइपलाइन थी, वो कट गई है। और अगर हमारा भोजन बदल दिया जाए तो क्या होगा उसका परिणाम? जो हमारी भूमि से कनेक्टिविटी है, जो हमारी मिट्टी से कनेक्टिविटी है, जो हमारी बीज से कनेक्टिविटी है, वो सारी कनेक्टिविटी हमारी खत्म हो जाती है। तो इसका सीधा परिणाम हमारे किसानों पे, हमारे भूमिहारों पे पड़ता है। अगर अन्न बदलेगा तो फसल को बदलना पड़ेगा। जो किसान हजारों सालों से पीढ़ी दर पीढ़ी अपने अन्न को सुरक्षित रखते हुए आ रहा था और उसी अन्न को बीज के रूप में वो बोता था हर साल, अब वो बदल जाएगा। और आज आप देखिए, जो सीड्स का पेटेंट है, तो आज हमारे किसान जो हैं वो अपने बीज के स्वयं मालिक नहीं है। उनको कौन कंट्रोल कर रहा है? जिनका खेती से कोई लेना देना नहीं है। बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज के पास आज उन सीड्स के पेटेंट राइट्स हैं। तो क्या हम ये मान सकते हैं कि ये स्वाभाविक नहीं, नेचुरल नहीं है, ये कॉन्स्पिरेसी है या फिर एक ऑर्केस्ट्रेटेड मूवमेंट है? ये देखिए, कॉन्स्पिरेसी बोले या पावर गेम बोले, है ना, जब सत्ता किसी पूंजीवादी या उद्योगपति के हाथ में होगी तो वो चाहेगा ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो। और अभी तो आप देखिए, जो दौर है वो सब पैसे का ही दौर है। आज आपकी बीमारियां भी व्यापार हैं, आज आपका भोजन भी व्यापार है। और जो व्यक्ति आपके भोजन को और आपकी दवाइयों को, आपके स्वास्थ्य को कंट्रोल कर रहा है, इसका मतलब है वो आपके जीवन को कंट्रोल कर रहा है। आज अगर भोजन के व्यापार पे कहीं पे प्रतिबंध लगता है तो सत्ताएं हिल जाती हैं। भारत में मेमोरी या स्मृति की चोरी किस प्रकार हुई? स्मृति की चोरी का अर्थ है जो हमारा ज्ञान है, लिखित ज्ञान, उसकी चोरी। और जो हमारा स्मृति ज्ञान है, माने जो हमें बताया गया है, उसे मिथ करार दे देना। जैसे राम और कृष्ण को मिथ करार दे देना, वेदों को प्रिमिटिव हिम्स बताना, उपनिषदों को मनगढ़ंत या सुपरस्टिशियस बताना, रामायण महाभारत को माइथोलॉजी बताना। तो जब बार बार एक सभ्यता की सामूहिक स्मृति, ये सब ग्रंथ क्या है? ये किसी एक व्यक्ति की चेतना नहीं है, ये किसी एक व्यक्ति, एक माइंड की उपज नहीं है, ये सामूहिक स्मृति है हमारी। राम की स्मृति सिर्फ ऐसा नहीं है कि हिंदू ग्रंथों तक ही सीमित है, जैन ग्रंथों में भी राम की स्मृति है। पद्म पुराण नाम से पूरा एक पुराण है जो सिर्फ राम के लिए ही है। कृष्ण भगवान के लिए हरिवंश पुराण है जो जैन धर्म में है। बुद्धिस्ट में भी उसकी स्मृति है। सिख भी जो है उसको अस्वीकार नहीं करते, लेकिन कौन अस्वीकार कर रहा है? जिसको कोई लेना देना नहीं है। कोई पश्चिम में बैठा हुआ एक इंडोलॉजिस्ट जो भारत के बारे में कुछ नहीं जानता, उसने लिख दिया कि ये सब जो है मनगढ़ंत है। और
फिर उसका आरोपण कैसे, जब हम औपनिवेशिक काल में गुलामी में थे तो अंग्रेज सिर्फ यहाँ हमारी भूमि पर कब्जा करने नहीं आए थे, वो चाहते थे कि चिरकाल तक वो हम उनके गुलाम बने रहें। तो गुलाम बनाने के लिए उनका जो टूल किट है, तो वो टूल किट क्या था? उनका पहला टूल किट था कि स्मृति चेंज कर दो। जब स्मृति बदल जाएगी 2 से 3 पीढ़ी के बाद आप भूल जाओगे कि आप कौन थे। और तभी आज हम आर्यन इन्वेजन थ्योरी की बात करते हैं। आप देखिए हमारी टाइमलाइन कहां से स्टार्ट होती है, जहां से पश्चिमी सभ्यताओं को लगता है कि उनकी टाइमलाइन स्टार्ट हुई नोरा फ्लड के बाद, तो वही टाइमलाइन यहां मिलाने की कोशिश की जाती है और पूरे पौराणिक जो हमारा चक्र है, माने समय का जो चक्र है, उसको मिटा के एक लाइन बना दी गई है 3000 सालों की। जो ट्रिलियंस ऑफ ईयर्स की जो टाइम स्केल है, चक्र, बार बार सृष्टि का पैदा होना, उसको उसका नाश होना, तो ये तो ट्रिलियंस ऑफ ईयर्स की टाइम साइकिल है। उसको कहां पे सीमित कर दिया? 3000 साल, 5000 साल। उसके पहले की बात सब माइथोलॉजी हो गई। तो हो सकता है कि पश्चिम का इतिहास वाकई में 3000-5000 साल का ही रहा हो और वो वाकई में प्रिमिटिव लोगों से ही आए हों, आदि मानव से। लेकिन जो हमारी स्मृति है वो तो ब्रह्मा, देवताओं और ऋषियों मुनियों से है। जब आपकी स्मृति को बदल दिया गया, अब देखिए आपकी स्मृति को बदल दिया गया ऋषियों के वंशज से, अब हम आदि मानव के वंशज हो गए, तो पूरी सभ्यता बदल जाएगी। आपने जैसा मेंशन किया कि सभ्यता के 2 स्तंभ हैं, स्मृति और भोजन। तो भारत में भोजन की चोरी क्या थी और उतनी खतरनाक क्यों थी? देखिए भारत में अगर आप देखें तो सिर्फ बहुत ज्यादा समय पुरानी बात नहीं है। पिछली 1 से 2 शताब्दियों में हमने अपने 90% तक जो जैविक डाइवर्सिटी है, सीड डाइवर्सिटी है, क्रॉप डाइवर्सिटी है, उसको नष्ट कर दिया है। हमारे जो अनाज थे उनको सबसे पहले इंफीरियर साबित किया गया है ना, उनको फिर गरीबों के खाने वाला भोजन बताया गया और फिर उन्हें जानवरों के खाने वाले भोजन की कैटेगरी में डाल दिया गया, कैटल फीड। मंडियों में उनकी खरीद बिक्री रोक दी गई। जैसे हम लोग बुंदेलखंड से हैं, तो बुंदेलखंड की जो पहले क्रॉप थी वो क्या थी? कोदो, कुटकी। आप पूछिए अपने दादाजी से या कोई बुजुर्ग है आपके परिवार में, तो बताएगा कि पहले हमारी जो फसलें थी वो कोदो, कुटकी, इस तरीके की फसल थी। और हमारी थाली जो बदली गई वो इसलिए नहीं बदली गई कि ये फसलें इंफीरियर थी, ये साम्राज्य के विस्तार को सूट नहीं करती थी, क्योंकि कोदो का एक्सपोर्ट कहीं बाहर होना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये स्थानीय फसल है, स्थानीय लोग इसे खाते हैं। इसे यूरोप में बैठा हुआ व्यक्ति ब्रेड नहीं बना सकता है। तो हम गेहूं क्यों उगा रहे हैं ज्यादा? क्योंकि पश्चिम ब्रेड खाता है। हम सोयाबीन क्यों उगा रहे हैं? क्योंकि पश्चिम उसकी डीओसी अपने लाइव स्टॉक को खिलाता है, गाय को, सुअर को, मुर्गियों को। तो उनका भोजन की आपूर्ति बनी रहे, इसलिए हमारे किसान ये उगा रहे हैं। और ये चोरी मात्र यहीं तक सीमित नहीं है, इसके बहुत ही घातक परिणाम है। आज हमारी जमीन जहरीली हो चुकी है, आज हमारा पानी जहरीला हो चुका है, आज हमारा किसान कर्ज के जाल में फंसा हुआ है, उसके बीजों पर भी उसका अधिकार नहीं है, उसको बीज भी खरीद के लेके आना पड़ता है हमारे अन्नदाता को। और आज हमारी जमीन जो मोनोक्रॉपिंग जिस तरीके से हो रही है, कभी भारत की जो एग्रीकल्चर प्रणाली थी वो डाइवर्सिटी पर आधारित थी, एक ही खेत में कई फसलें। तो ये बीमा की तरह थी, है ना, जिस तरीके से बीमा होता है ना, अगर एक फसल खराब भी हो गई तो कोई ना कोई दूसरी फसल आ जाएगी। तो इस तरीके से लूट तंत्र पूरा एक्टिव है। आज हम पेस्टिसाइड खरीदते हैं, हर्बिसाइड खरीदते हैं, इंसेक्टिसाइड खरीदते हैं और हमारा किसान कर्ज के बोझ के तले दब गया है। क्योंकि जो हमारा पुरानी जो खेती की व्यवस्था थी, जिसे हम सभ्यतागत खेती का तरीका बोल रहे हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी, उसमें ना तो हमें पेस्टिसाइड की जरूरत पड़ती थी, ना इंसेक्टिसाइड, ना सीड को खरीदने की। तो ये गुलामी जो है, एक तरीके से हमारा भारत तो स्वतंत्र हो गया लेकिन हमारी कृषि गुलाम हो गई है। जो पहले हमारे बीज थे वो सेल्फ सस्टेनिंग थे, उनमें अपनी जैविक क्षमताएं थी, वो कम पानी में भी उग जाते थे। लेकिन आज के जो बीज हैं उनमें जीएमओ जो सीड्स हैं, पेस्टिसाइड भी मांगते हैं, उतना फर्टिलाइज़र भी मांगते हैं, उतना नाइट्रोजन और जो भी उनका कंटेंट होता है मांगते हैं उगने के लिए। और ये पूरी इंडस्ट्री कहीं से चल रही है। इनकी जो फर्टिलाइज़र्स की जो कंपनियां हैं वो गिनी चुनी कंपनियां ही हैं। और जो हमारे बीज थे वो सेल्फ सस्टेनिंग थे, हमारी क्लाइमेट, हमारी ज्योग्राफिकल कंडीशंस को मैच करते थे। वो भी मूव हुए, हमने नए पे स्विच किया और उससे आने वाली जो बीमारियां हैं उनके बारे में आप बताएं। देखिए, जब भोजन चेंज होता है ना, जब हमारा भोजन चेंज होता है तो हमारी बीमारियां भी बदल जाती हैं।
आज आप देखिए डायबिटीज है या ब्लड प्रेशर है, तो ये जो बीमारियां हैं ये गेहूं चावल के ओवर कंजम्पशन की बीमारियां हैं। ये बीमारियां हैं क्योंकि हम पॉलिश्ड ग्रेन्स खा रहे हैं। पॉलिश्ड का क्या मतलब है, उसकी जो सुरक्षा परत है बाहर की उसको पॉलिश करके हटा दिया गया। जैसे चावल है, चावल के ऊपर एक परत रहती है ना, ब्राउन लेयर, उसको हटा के उससे तेल निकाला जाता है, जैसे आप राइस ब्रेन ऑयल कहते हैं। लेकिन जब फूड से आप उसका पोषण ही निकाल देंगे तो वो क्या है, कैलोरी का भंडार है। आप रिफाइंड ऑयल का यूज करते हैं, रिफाइंड फ्लोर का यूज करते हैं। अब जो गेहूं है उसके अंदर, रिफाइंड गेहूं के अंदर मात्र 0.5 से लेके 1% तक फाइबर बचा, तो उसका जीवन आप उससे छीन ले रहे हैं। और फिर आप देखिए फोर्टिफाइड क्या कहता है, फोर्टिफाइड का अर्थ ही ये है कि उसके अंदर जो जीवन था उसे आपने निकाल लिया, तब आपको बाहर से कुछ ऐड करने की जरूरत पड़ रही है। तो आज हमारी थाली इन्हीं रिफाइंड, फोर्टिफाइड, पॉलिश्ड भोजन से भर गई है और हमारी बीमारियां, उनकी लिस्ट जो है लंबी होती चली जा रही है। तो जब भोजन हमारा शुद्ध होगा तो हमारा शरीर भी स्वस्थ होगा। और ये जो ग्रेन्स हैं, जो हमारे देसी बीज हैं, देसी गेहूं की भी वैरायटी, मिलेट्स की भी वैरायटी, हमारी देसी दालें, ये हमारे जेनेटिक्स के अनुकूल हैं। आज हम बिल्कुल फूड को अपना चेंज कर दें तो वो जो डाइजेस्टिव जूसेस हमारी बॉडी बना रही है, तो क्या वो बना पाएगी? आप देखिए यूएसए या चाइना है या यूरोप है, वहां पे दूध को पचाने का जीन जो है वो एक्टिव नहीं रहता है, जबकि हम भारतीयों में वो काफी उम्र तक एक्टिव रहता है। तो ये डिफरेंस आ जाता है क्योंकि हमने हमेशा से दूध पिया है। लेकिन अब जब हम विदेशी गाय का दूध पिएंगे तो हमारी बॉडी फिर गड़बड़ कर जाएगी। हम हार्मोन वाला दूध पिएंगे, इंजेक्शन युक्त, जो गायों को लगाया जा रहा है, भैंसों को लगाया जा रहा है, तो हमारा शरीर फिर प्रणाली गड़बड़ कर देगी। तो भोजन जो है उसके बारे में हमारे भारत में क्या कहा जाता है, अन्नम ब्रह्म। लेकिन पश्चिम का मॉडल क्या है, कमोडिटी मॉडल। उन्होंने भोजन को कमोडिटी बना दिया है, इसीलिए हमारे जीवन पे उनका नियंत्रण हो गया है। अगर हमारा भोजन स्वतंत्र होगा तो हमारे फार्मर भी स्वतंत्र होंगे, हमारा स्वास्थ्य भी स्वतंत्र होगा और हमारा जीवन भी स्वतंत्र होगा। जो स्मृति की चोरी यानी हमारी मेमोरी की चोरी और हमारे फूड की चोरी, इनके लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या है हमारी सिविलाइजेशन और हमारे कल्चर पे, हमारे भविष्य के भारत पर? जब स्मृति की चोरी होगी, अन्न की भी चोरी होगी, तो इसका मतलब है हमारी पूरी कृषि की अर्थव्यवस्था चेंज हो गई। हमारा माइंड जो है अलग तरह के विचारों की प्रति फ्रेम हो गया। और जब आप अलग तरह के विचारों के लिए फ्रेम हो गए, अलग तरह के भोजन के लिए फ्रेम हो गए, तो अब आप अपनी सभ्यता को छोड़ के किसी दूसरी सभ्यता के गुलाम हो गए। तो गुलामी सिर्फ जमीन की नहीं होती है, गुलामी मन की होती है। गुलाम व्यक्ति विचारों से होता है। आपके अंदर हीनता की भावना आ गई अपनी संस्कृति को लेकर, बिल्कुल, तो अब आप गुलाम हैं दूसरी संस्कृति जिसे आप बड़ा समझते हैं। और यही किया गया है पश्चिमी थिंक टैंक्स के माध्यम से। बार बार हमारी सभ्यता और संस्कृति पर प्रहार होता है। किस लिए? क्योंकि वो उसे 200 साल का जो उन्होंने ब्रेन वॉश करने का जो ख्वाब देखा उन्होंने, उसके लिए बहुत सारे उन्होंने हिस्ट्री में परिवर्तन करे, उन्होंने बहुत सारी थ्योरीज, मनगढ़ंत थ्योरीज गढ़ी, लेकिन उसके बाद भी हो नहीं पाया। क्योंकि हमारी जो पीढ़ी दर पीढ़ी की जो निरंतरता थी सभ्यता की, जो घर में जो बताई जा रही थी चीजें, वो नहीं उसको रोक पाए। बिल्कुल। जब हम क्वेश्चन करते हैं अपनी सिविलाइजेशन के लिए, अपने कल्चर के लिए, अपनी आइडेंटिटी के लिए, तो हम पाते हैं कि लोग बचते हैं, कटते हैं या फिर उनसे रिलेट होने पसंद नहीं करते। आज लोगों में इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, आइडेंटिटी क्राइसिस है। ऐसा क्यों है? देखिए, स्मृति ही आइडेंटिटी बनाती है ना। आइडेंटिटी क्या बनाता है? आपकी स्मृति। और आपको पता है कि मैं एक राजा का बेटा हूं, तो आपकी आइडेंटिटी एक प्रिंस की तरह होगी। बिल्कुल। अगर आपको पता है कि हम देवताओं के वंशज हैं, तो आपकी आइडेंटिटी उस देव पुरुष की तरह होगी। लेकिन आपको पता है कि हम चोर उचक्के के बेटे हैं, तो आपकी आइडेंटिटी क्या होगी? डाउन हो गई। आपको पता है कि मैं आदि मानव का वंशज हूं, तो आपकी आइडेंटिटी क्या होगी? क्या आपके पास वो जीवन मूल्य होंगे? नहीं। या कोई भी एथिकल वैल्यूज होंगी? नहीं होंगी। तो सब कुछ जो है हमारी स्मृति से ही गवर्न होता है। और हमारी स्मृति गई तो हमारी संस्कृति भी गई, हमारी संस्कृति गई, जीवन मूल्य खत्म। जीवन मूल्य खत्म तो अब हम गुलाम बनने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, आज्ञाकारी गुलाम। आप देखिए भारत में बहुत सारे लोग हैं जो डपली बजाते हैं, किसी और मालिक की डपली बजा रहे हैं। तो फिर आजादी ली ही क्यों संघर्ष किया? इसलिए स्वतंत्र हुए आप कि दूसरे के तंत्र पर हमेशा आश्रित रहें। उनके विचार आपने ले लिए तो उन्हीं के तंत्र पर आश्रित रहें।
हम ऐसा मान सकते हैं कि आज़ादी अभी अधूरी है, एक साइकोलॉजिकल नैरेटिव हमारे दिमाग में गड़ा हुआ है या डिज़ाइन किया गया है और उसकी परतें अभी भी हैं। बिल्कुल है, हमारे शिक्षा व्यवस्था में आप देखें तो जो हमारी सभ्यतागत चीजें हैं, जैसे कि हमारा क्लासिकल म्यूजिक, उसके बारे में कोई स्टडी नहीं है, 10th क्लास तक भी शायद ही कुछ हो उसमें। हमारा जो आर्किटेक्चर है उसके बारे में कोई जानकारी नहीं। हमारे अन्न के बारे में भी कोई जानकारी नहीं है, हमारी स्मृति के बारे में भी जानकारी नहीं है। तो जब इसी चीज को आप बार बार पढ़ाए जा रहे हैं तो इसका क्या अर्थ है? इसका सीधा सा अर्थ है कि वो जो निरंतरता है यूथ में वो टूटेगी। हमारा आज का यूथ तो बहुत जागरूक है। आप देखिए आपने देखा होगा कोरोना में जब रामायण और महाभारत का प्रचारण हुआ तो उसने टीआरपी के सारे आंकड़े तोड़ दिए। तो ऐसा नहीं है कि हमारा यूथ जो है वो संस्कृति से कट गया है या कटना चाहता है, वो कटना नहीं चाहता, उसके पास उतनी ही जानकारी है। क्योंकि आज आप जानकारी देखें तो वो टाइमलाइन ही स्टार्ट करेंगे, आर्यन इन्वेजन थ्योरी, प्रोटो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज। तो ये जो इंडोलॉजिस्ट है, जो विदेशी इंडोलॉजिस्ट हैं, जो सारी की सारी भारत के बारे में रिसर्च करते हैं, तो वो आप देखें वो सारे यूरोप से हैं। तो जब यूरोप भारत के बारे में कुछ लिखेगा, और जब 19वीं शताब्दी थी, 18वीं शताब्दी थी, तो उनका तो लक्ष्य एक ही था कि ऐसा लिखें जिससे इनका राष्ट्रीय गौरव छीन हो, जिससे इनकी स्मृति छीन हो, इनकी आइडेंटिटी छीन हो, हमारे लिए नौकरी करें, हमारे लिए अच्छा आज्ञाकारी सेवक के रूप में काम करें। आज इसीलिए शायद हम देखते हैं कि लोग अमेरिका या यूरोप के कॉलेजों में पढ़ना चाहते हैं, वहाँ नौकरी करना चाहते हैं, या फिर भारत को छोड़ना चाहते हैं, वहाँ एक अच्छी जिंदगी का विचार करते हैं। हाँ, तो वो हिप्नोटाइज्ड है ना। आज जो है वो कोई भी व्यक्ति है वो वहां की चमक चकाचौंध से प्रभावित है और अपनी रूट्स, जैसे जो हमारी सभ्यता है उसकी रूट से कट गया है। थोड़ी सी जड़ जो है वो बची हुई है। बाकी जो है बहुत सारे पेरेंट्स आपने देखे होंगे, वो कहेंगे कि नहीं इसकी बात नहीं करो, मेरे बेटे को कहाँ जाना है, यूएस जाएगा मेरा बेटा जो है अमेरिका जाएगा या लंदन जाएगा या ऑस्ट्रेलिया जाएगा, वहां पे अच्छी लाइफ स्टाइल है, उस लाइफ स्टाइल में जिएगा। चाइना के जो स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे हैं, जो यूएस की या बाहर की यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने जा रहे हैं, उनमें एक ऐसा कल्चर है कि वो वापस आके अपने कंट्री में इनोवेट कर रहे हैं, अब कुछ एंटरप्राइज कर रहे हैं, लेकिन भारत में ये नहीं देखा जा रहा है। तो ये पेरेंटल या अपब्रिंगिंग की समस्या है या गवर्नमेंट को जिस तरह से ब्लेम किया जाता है व्यवस्थाएं ना देने के लिए, उसकी समस्या है? स्कूल्स में भी समस्या है और घर में भी समस्या है। घर में जब वो देखते हैं कि मौसी का बेटा यूएस है, बुआ का बेटा यूएस है, तो बच्चे को भी अपने अंदर से एक भावना रहती है कि मुझे वहां जाना है, और पेरेंट्स का भी रहता है कि हमारा बच्चा बाहर जाए और अच्छा पैसा कमाए। तो अभी जो समस्या है वो समस्या ये कि सब पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारा बच्चा स्टेबल हो जाए। गवर्नमेंट के स्तर पे भी जो प्रयास होने चाहिए, क्योंकि कोई भी आईआईटी से इंजीनियरिंग कर रहा है तो वो जो इंटेलेक्ट है वो ड्रेन क्यों हो जा रहा है? उसे बाहर वो अपॉर्चुनिटी मिल रही है, उसे वो बाहर पैसा मिल रहा है। दूसरा क्या है कि उस बच्चे के अंदर वो भावना पैदा क्यों नहीं हुई कि मुझे उधर सीख के और यहाँ पर आके अपना काम करना है, इनोवेशन करना है, टेक्नोलॉजी फर्म स्टार्ट करनी है। क्योंकि वो दोनों तरफ की दिक्कत है, हमारे एजुकेशन सिस्टम की भी दिक्कत है, जो हमारे पेरेंटल जो व्यवस्था है, जो राष्ट्र के लिए सोचने पर जोर ना देने की जगह पर्सनल सोच पर ध्यान दे रही है, अपनी तरक्की पर ध्यान दे रही है, एक सामूहिक तरक्की पर ध्यान नहीं दे रही है। और दूसरा क्या है कि हमारे यहाँ रोका टोकी का भी सिस्टम है। हमारे पेरेंट्स भी बहुत कुछ फ्रेम करते हैं, आपकी शादी, बच्चे, आपका जीवन कैसा होगा, घर, जो भी चीजें हैं, तो आप बेसिक आवश्यकताओं में बच्चों को हमेशा डाल देते हैं। उनकी ग्रोथ पर, उन्हें सामाजिक जो है किस तरीके से वो सामाजिक परिवर्तन लेके आ सके, उस पर माँ बाप का भी ध्यान नहीं रहता है। कोई व्यक्ति अपने से कुछ करता है फिर उसको देखकर कुछ लोग उससे प्रभावित होकर करते हैं देश के लिए काम। ऐसा नहीं है नहीं कर रहे हैं, कर रहे हैं तभी तो चल रहा है। भारत की ग्रोथ जो है उसमें सभी का योगदान है। तो इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी फर्म्स स्टार्ट की हैं, अलग अलग दिशाओं में, कृषि को देखें या व्यापार को देखें, तो उन्होंने जीरो से बिलियंस डॉलर्स की कंपनियां स्टार्ट की हैं। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट मेरा क्वेश्चन है वो ये कि इतने इन्वेजन हुए, इतने अटैक्स हुए, इतनी कॉन्स्पिरेसीज हुई, इतनी
कल्चर पे साइकोलॉजिकल अटैक्स हुए या मैन पावर अटैक हुए या हमारी स्मृति की चोरियां हुई, फिर भी भारतीय संस्कृति ऐसा क्या है, एस्टेक, इनका, माया, ग्रीक, ये सारी सिविलाइजेशन कोलैप्स हो गई, पर भारतीय सनातन संस्कृति जो है वो स्टेबलिश्ड रही, बची रही। देखिए भारत के परिदृश्य में आप देखिए, लोग कहते हैं भारत गुलाम रहा 1000 साल 1200 साल, लेकिन आप अगर अच्छे से उसको देखेंगे तो भारत गुलाम नहीं रहा, भारत संघर्ष करता रहा। किसी न किसी क्षेत्र में उसकी लॉ जो है वो जलती रही। ऐसा नहीं हुआ कि पूरी तरीके से भारत गुलाम हो गया, कहीं बंगाल गुलाम हो गया तो आसाम में वो स्वतंत्रता की ध्वजा जो है वो लहराती रही। अगर मान लीजिए आप उत्तर प्रदेश गुलाम हो गया तो राजस्थान के कई क्षेत्र थे जहां पे वो उनके पास अपना कंट्रोल था। भले ही उनके साथ ट्रीटी थी, अंग्रेजों की ट्रीटी कई राज्यों ने साइन की, लेकिन उन्होंने अपने क्षेत्र में जो संस्कृति थी, वहां के जो भी राजा थे, बहुत दोष दिया जाता है, लेकिन उन्हीं लोगों की वजह से तो आज हम देख रहे हैं संस्कृति की निरंतरता वो बनी हुई है। जैसे आप इंदौर को ही लें, इंदौर में होलकर्स का प्रभुत्व बना हुआ था। भले ही अंग्रेज थे या मुगल्स थे या उसके अलावा भी कई सारे थ्रेट्स थे, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पे वो कंट्रोल बना हुआ था। तो आप देखिए आपकी संस्कृति, आप देखिए बुंदेलखंड को, है ना, बुंदेलखंड के बहुत सारे रीजन्स में बुंदेला किंगडम्स, है ना, या सिंधिया किंगडम, इनकी ट्रीटीज थी ब्रिटिश के साथ, लेकिन वहां की संस्कृति जो है उसमें सुरक्षित रही, वहां पे वो स्मृति सुरक्षित रही। और जो क्षेत्र डायरेक्ट कंट्रोल में थे किसी उपनिवेश के, जैसे गोवा, वहां की संस्कृति पूरी तरीके से बदल गई, उधर की स्मृति नष्ट हो गई। एक समय वहां जैन और हिंदू किंगडम्स थे, वहां पे अच्छी खासी पॉपुलेशन जैन की थी, लेकिन अब कोई बोल सकता है कि वहां पे कभी जैन रहे होंगे। आप देखिए केरल की संस्कृति, है ना, वहां पे बहुत बड़े हिस्से पर धर्म परिवर्तन हुआ है। या आप देखें मुंबई को या दिल्ली को या कोलकाता को, है ना, तो जहां जहां प्रभुत्व ज्यादा था वहां वहां सांस्कृतिक चेंज आपको ज्यादा दिखेंगे। और जिन रीजन को हम बैकवर्ड बोलते हैं वहां पे अभी भी भारत की संस्कृति सुरक्षित रही है। वो ऐसे रीजन्स, छत्तीसगढ़ के रीजन्स, वो दंतेवाड़ा का क्षेत्र, वहां पे अभी भी मिलेट की खेती सुरक्षित है। माने हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो वो दूसरा पहलू ये है कि वहां पे अभी भी संस्कृति जो है बची रह गई। क्यों? क्योंकि वहां पर एसएस नहीं था, तो उस वजह से हमारी जो ये संस्कृति की निरंतरता है वो बची रह गई। इंदौर में ही देखिए, इंदौर का जो संस्कृति है, उज्जैन की जो संस्कृति है वो क्यों बच गई? कई सारे शहर नष्ट हो गए, कई सारे मंदिर नष्ट हो गए, लेकिन अभी भी जो है यहाँ पे संस्कृति बची हुई है। मेरा मेन टारगेट है या मेन मैसेज जो है वो यूथ्स के लिए है। हमारी संस्कृति में जो कुरीतियां हैं या जो अंधविश्वास भी पनप गए हैं या जो बढ़ गए हैं एक लॉन्ग टर्म इफेक्ट के कारण, उनको हम कैसे एड्रेस करें? देखिए, किसी भी सभ्यता में संस्कृति और विकृति साथ साथ चलती है ना। आप देखिए, किसी भी सभ्यता में चोरी भी होती है, कुछ अच्छे लोग होंगे तो कुछ बुरे लोग भी होंगे। वो जो बुराई है वो संस्कृति नहीं, विकृति है। संस्कृति तो क्या बोलती है? अच्छे काम करिए, लोगों की मदद करिए, लेकिन हमेशा सभ्यता में, हमेशा समाज में ऐसे लोग होंगे जो नेगेटिव साइड में होंगे। तो अब उनकी जो करतूतें हैं उनको हम सही नहीं बोल सकते। वो क्या है, कुरीति की श्रेणी में आते हैं। जो आपने कहा कुरीति, तो कुरीति खुद में बोल रही है कि खराब रीति, है ना। तो जो विकृति आई है समाज में, हजारों वर्ष तक जब निरंतरता किसी भी सभ्यता की रहती है तो उसमें कुछ ना कुछ नेगेटिव एलिमेंट्स संघर्ष काल में, क्योंकि संघर्ष काल में क्या हुआ, राजा भी नहीं थे, राजा भी युद्ध पे है, तो सब कुछ किससे चल रहा था? श्रुति से चल रहा था, स्मृति से चल रहा था। रिजिड हो गई कुछ चीजें आप देखेंगे जो कुरीतियां हैं वो कुछ क्षेत्रों में है, वो पूरे के पूरे भारत में नहीं है। तो जैसे हम दीपावली की सफाई करते हैं तो हमारे पास सोना चांदी सब कुछ होता है घर में, तो सफाई में सोना चांदी तो नहीं फेंक देते, क्या फेंकते हैं? कचरा। तो ये कुरीतियों का कचरा बाहर फेंक दो, और जो हमारा सोना चांदी है, जो अच्छी चीजें हैं उनको रखो। हमारे अन्न जो है, हम बोलते हैं रत्न, पृथ्वी त्रीणी रत्नानि, जल अन्नम सुभाषितम। पृथ्वी पर जो 3 सचमय रत्न हैं वो क्या है? जल और अन्न और अमृत वाणी। तो भाई जो बुरी वाणी है, गालियां हैं, तो हम क्या बोलेंगे? वो हमारी संस्कृति का पार्ट है, वो तो हमारी विकृति का पार्ट है, उसको हटा दो।
जो हमारा अन्न है, सबसे बड़ा जो खजाना हमारे पूर्वजों ने हमें सौंपा है, जो हमारे आरोग्य स्वास्थ्य का कारण, वो हमारे अन्न है। भाई उनको सहेज के रखो। जो हमारे स्मृति के ग्रंथ जो अच्छी बातें कर रहे हैं उनको याद करो। एक जो है माने, ये तो क्या है, ब्रोकन टाइल्स मेंटेलिटी है कि एक टाइल्स जो है टूटी हुई है तो उसी टाइल्स पे पूरा ध्यान है। तो ये आपके मन का प्रतिबिंब है कि आप सिर्फ नकारात्मकता देख रहे हैं। नकारात्मकता है उसे हटा दीजिए। अगर आपका मन नहीं मानता है कि ये गलत चीज है तो गलत चीज को हटा दीजिए, लेकिन अच्छी चीज को भी फेंक देंगे तो फिर आप में मूर्ख में क्या अंतर होगा। जैसे आपने मेंशन किया स्मृति की चोरी, तो स्मृति की चोरी के प्रमाण हम कह सकते हैं कि जो मैन्युस्क्रिप्ट्स वगैरह हैं वो कहाँ हैं, उनका क्या हुआ? हमारे जो ग्रंथ थे, है ना, जो आप मैन्युस्क्रिप्ट्स की बात कर रहे हैं, वो सिर्फ धार्मिक ग्रंथ नहीं थे, धार्मिक पुस्तकें नहीं थी। वेद, उपनिषद, इन सब की हम बात करते हैं, लेकिन उसके अलावा जो हमारे ऋषियों की संहिताएं हैं वो वैज्ञानिक ग्रंथ हैं, खगोलीय ग्रंथ हैं, ज्योग्राफिकल ग्रंथ हैं। और ये कोई मैं हवा में बातें नहीं कर रहा हूँ, आप चाहें तो आप देख सकते हैं। ब्रिटिश म्यूजियम जो है उसके अंदर ही अकेले 25,000 से ज्यादा मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं। जो पेरिस में जो नेशनल म्यूजियम है उसमें 4,000 से ज्यादा मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं। आप जर्मनी और अन्य कई देशों में हमारी मैन्युस्क्रिप्ट्स को देख सकते हैं। बहुत सारी यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भी पूरा डिपार्टमेंट है जिसमें भारत की मैन्युस्क्रिप्ट की पर रिसर्च होती है। तो ये मैन्युस्क्रिप्ट आप देखिए, आप इसमें विरोधाभास देखिए। एक तरफ हमारे ग्रंथ प्रिमिटिव, नॉन साइंटिफिक, है ना, कोरी बकवास, ऐसा उन्होंने, जो महान इतिहासकार और एंडोलॉजिस्ट हैं पश्चिम के, उन्होंने ये सिद्ध किया और सिद्ध करने की कोशिश की। और दूसरी तरफ हमारे बुक्स से उनकी लाइब्रेरीज भरी हुई हैं। तो भाई इतने बेकार हैं, सब कुछ खराब है, तो भाई हमें लौटा दो उसे वापस, हम उसको देख लेंगे, सहेज लेंगे। सही है। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर भारत सच में गरीब था, पतित था, तो 200 साल अंग्रेज क्या कर रहे थे यहाँ पर? ये तो उन्हीं से पूछिए वो क्या कर रहे थे। जहां तक गरीबी की बात है, ये तो उन्हीं की देन है। जो भारत में गरीबी है जिस पर लोग बात नहीं करते हैं, आप खुद देखिए मैंने क्या कारण था व्यक्ति को अपने आप को बेचने पे मजबूर हो जाना पड़े। ये क्या कारण थे? तो अंग्रेज भारत में थे तो मंडियों में लोग बिकते थे, स्वयं को बेच देते थे अपने परिवार को बचाने के लिए। ये जो आप अफ्रीका के कई देशों में देखते हैं, कई आइलैंड्स पे देखते हैं कि भारत के बहुत सारे लोग हैं, लाखों लोग हैं, डायस्पोरा जो है, तो कैसे पहुंचा? उन्हें गन्ने की खेती करने के लिए, उनको प्लांटेशंस की खेती करने के लिए उन्हें वहां बेचा गया। और क्यों बिकना पड़ा उनको? क्योंकि लगान देने के पैसे नहीं थे उनके पास, उनकी जमीन भी बिक चुकी थी। और इसके ये बहुत एक गंभीर और एक बड़ा विषय है, माने इसके पीछे आप देखेंगे तो बहुत सारे कारण हैं। जैसे भारत का जो क्लास था, जो आर्टिसन क्लास था, जो ग्लास के उद्योग में, जो हैंडीक्राफ्ट में, हैंडलूम में और भी कई उद्योगों में लगा हुआ था, उन लोगों को मजबूरन अपने उद्योग बंद करने पड़े। और उसमें बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसीज हैं, मैंने अब इतने कम समय में तो नहीं बताना उसको संभव होगा, लेकिन जो गरीबी का जो कारण है, आप खुद देखिए भारत की जो जीडीपी थी 1600 में लगभग 35% थी विश्व जीडीपी का, और अभी देखिए अभी तो 9-10% है या उससे भी कम है। तो जब इतने कम में हम इतने समृद्ध हैं, तो अगर हमारा 35% योगदान था तो तब हम कितने समृद्ध रहे होंगे। और पॉपुलेशन जब हमारी आज की तुलना में 1/10 या उससे भी कम होगी, जमीन जो आज हमारे पास हमें दिखती है कि भाई किसी व्यक्ति के पास 1 ही बीघे है या 5 बीघे है या 2 ही बीघे है, तो जमीन भी 50-100 बीघे रही होगी हर एक व्यक्ति के पास। जंगल भी ज्यादा रहे होंगे, तो हर तरीके से रिसोर्स पहले ज्यादा ही रहे होंगे। तो फिर गरीब था भारत, तो ये सब मुगल, ये सब आक्रांता, पुर्तगीज, ब्रिटिश और भी कई लोग यहाँ पे कर क्या रहे थे? कुछ ना कुछ लेने, चुराने, व्यापार करने। भारत तो नहीं गया था ना यूरोप व्यापार करने, कौन खोजता हुआ आया? वास्को डी गामा ने भारत की खोज की। ये सवाल बहुत अटपटा है, आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, कोई भारत घुमा हुआ तो नहीं था, कहीं घूम गया था क्या? और अगर भारत घुमा हुआ था तो जो अलेक्जेंडर द ग्रेट सो कॉल्ड हैं, वो कहाँ आए थे? कहाँ पे आए थे वो? और ये तो क्या है, वैचारिक गुलामी की निम्नता का जो स्तर है वो है। और टेक्स्ट बुक यूरोप के लोग ये पढ़ाएं तो अच्छी बात है अपने बच्चों को कि हमने खोज की। हमारे लोग भी
पढ़ा रहे हैं कि भारत की खोज जो है वो वास्को डी गामा ने की, अगर नहीं करते तो हम तो खोए ही रहते, हमारा तो कोई दुनिया में जान ही नहीं पाती, अस्तित्व ही नहीं था। बल्कि कहना ये चाहिए उन्हें, अगर कहना है कि हमें मजबूरी में, यूरोप में जब भुखमरी पड़ रही थी, महामारियां थी, उधर की इकोनॉमिक कोलैप्स हो गई थी, तब उनको मजबूरन, जब ओटोमन एम्पायर ने, तुर्की ने, जब ओटोमन एम्पायर था, उन्होंने भारत से यूरोप का जो ट्रेडिंग रूट था, जमीनी रास्ता, उसे बंद कर दिया, तो वहां पे हाहाकार हो गया यूरोप में, और उन्हें मजबूरी में समुद्री रास्ता ढूंढना पड़ा। और भारत इतना जरूरी था यूरोप के लिए कि भारत को खोजने के चक्कर में क्या क्या खोज लिया गया, अमेरिका खोज लिया गया, कह रहा, भारत को खोजने के चक्कर में अफ्रीका का समुद्री रास्ते में कई सारे जो आइलैंड्स हैं, मेडागास्कर है और भी आइलैंड्स, उन्हें खोज लिया गया। और भारत को खोजते खोजते कुछ लोग तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड पहुंच गए। तो भारत की जो जरूरत इतनी थी, भारत कहीं खोया हुआ नहीं था। ये सिर्फ हमारे दिमाग में एक ऐसा विचार डालने की कोशिश है कि भारत तो पता नहीं कहाँ आदिम युग में था और कोई नहीं जानता था भारत कहाँ है। तो फिर ये सिल्क रूट क्या है, ये जो स्पाइस रूट क्या है, कहाँ ट्रेडिंग होती थी, कैसे होती थी? क्या भारत के मसाले, भारत के वस्त्र पहुंचते नहीं थे यूरोप? जब यूरोप, आज देखिए ना, ट्रेड वॉर हो रही है, आज आप रिलेट कर सकते हैं, ट्रेड वॉर हो रही है और कोई देश जो है पूर्णतः प्रतिबंध लगा दे कि भाई अब यहां से आपका सामान नहीं जाएगा, और वो बहुत शक्तिशाली है, तो किसी क्षेत्र में भुखमरी पड़ सकती है ना। तो वही हालात थे यूरोप के। हम कह सकते हैं कि कल भी भारत विश्व का पूरक था और आज भी है और भविष्य में भी रहेगा। और इसको हम इस तरह से कह सकते हैं कि हम जिस भूमि पे खड़े हैं वह सोने की भूमि है। पादस्पष्टम भूमि भागम शरणम धारयति। बिल्कुल, देखिए भारत की भूमि चैतन्य भूमि है और इसकी चैतन्यता आप देखें पूरे इंडोस्फीयर में फैली हुई है। इंडोस्फीयर से बाहर भी चाइना, चीन के एक प्रसिद्ध जो है उधर के सेनापति थे और उन्होंने कहा है कि भारत ने चीन पे बिना सेना भेजे हुए शासन किया हजारों सालों तक। कैसे? सिर्फ बुद्ध की टीचिंग्स भेजकर। आप पूरा एरिया देखें, भारत अगर कहीं खोया हुआ था तो जापान में किस तरीके से बुद्धिज्म का स्प्रेड हुआ, किस तरीके कंबोडिया और पूरा इंडोनेशिया तक हिंदुइज्म, जैनिज्म और बुद्धिज्म के ट्रेस मिलते हैं। तो भारत कहीं नहीं खोया हुआ था। खोए तो वो लोग थे किसमें, एक आदिम समय में, कि उनका जो समय है वो मात्र 3000 साल से ही स्टार्ट हुआ है। उसके पहले उनको शायद गणना करना नहीं आती होगी, तो उसके टाइम का वो कीपिंग नहीं कर पाए। लेकिन आप भारत में देखें तो आपको कई कैलेंडर मिल जाएंगे, विक्रम संवत, शक संवत, महावीर जैन संवत, और भी कई तरह के आपको काल गणना मिल जाएगी जो ईयर दर ईयर स्मृति को सहेजे हुए हैं। बिल्कुल। तो अंतिम और सबसे बड़ा प्रश्न है जागरण का। ये जागरण कैसे होगा और पुनः भारत विश्व गुरु की राह पर कैसे आएगा? हर व्यक्ति अपने आप में गुरु है। गुरु तत्व हर व्यक्ति के अंदर है, लेकिन हम अभी सम्मोहन के शिकार हैं। ऐसे विचारों के सम्मोहन से उन्होंने हमें घेरा हुआ है। तो हमें जागरण के लिए क्या जरूरत है? हमें फिर से अपनी स्मृति को वापस लौटाने की जरूरत है। स्वयं को, हमें अपने अन्न को, अपने पेट को लौटाने की जरूरत है, जिससे वहां पे स्वास्थ्य रहे, हमारे मन के अंदर हमारी स्मृति रहे। रोज हम एक पेज किसी ग्रंथ का पढ़ें। कोई जरूरी नहीं है धार्मिक ग्रंथ ही हो, किसी संहिता को पढ़ सकते हैं, किसी सूत्र को पढ़ सकते हैं, किसी सूक्त को पढ़ सकते हैं। और जब आप उसे पढ़ेंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि इतनी वैज्ञानिकता कहीं किसी और दूसरे ग्रंथ में नहीं मिलेगी। तो ये था आज का क्वेश्चन और आंसर का पॉडकास्ट वैभव जी के साथ। जो आर्किटेक्चर ऑफ सिविलाइजेशनल कोलैप्स की पटकथा लिखी गई, उसको हम भारत के यूथ ही उसको मिटा सकते हैं, उसको रिवर्स कर सकते हैं। और इसको आप कैसे करेंगे, आप ज़रूर कमेंट में मेंशन करके बताइएगा। मैं तो अपने भोजन में कुछ मिलेट्स लाने वाला हूँ और कुछ ग्रंथों को शामिल करने वाला हूँ। आप कैसे करेंगे? मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। तब तक के लिए नमस्कार।